डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी जो 12 तारीख को टेस्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज नंबर 11, जिसमें कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस थे। और इस बार जो सिलेबस था फिजिक्स में वो होल मैकेनिक्स था। फिजिक्स का पूरा मैकेनिक्स का पार्ट, 12 टॉपिक यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, जिसमें 45 क्वेश्चन में हमने इसके पहले जो अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे उसमें 15 क्वेश्चन का सलूशन करा चुके थे। आज इस वीडियो में आपको आगे के 15 क्वेश्चन के सलूशन मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक। उसके बाद से एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि 15 क्वेश्चन का और सलूशन अपलोड कर दिए जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा ठंड का समय है और इसमें वीडियो बनाने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, लगातार खड़ा होकर वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए 15 क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करा दिया जाता है, जैसे कि ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप लोग भी उसको आसानी से देख सकें और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसके आप एनालिसिस कर सकें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, है ना, सोल्यूशन का पार्ट 2, फिजिक्स का सोल्यूशन टेस्ट नंबर 11 का। तो आप देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर है। और ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन टेकन टू ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर। एक रॉकेट है जो अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर जब ऊपर चला जाता है, तो चूंकि ग्रेविटी कम हो जाएगी ऊपर जाने पर, तो उसका कितना परसेंटेज वेट कम होगा। तो जितने परसेंट ग्रेविटी कम होगी उतने परसेंट वेट भी कम हो जाएगा। तो हम लोग h हाइट पर वेट का फॉर्मूला लगा दें, W डैश इज इक्वल टू, जो ग्रेविटी का फॉर्मूला वही वेट का फॉर्मूला, W अपान 1 प्लस h अपान अर्थ रेडियस का होल स्क्वायर। W डैश इज इक्वल टू W, इसको ले जाओ बेटा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस h अपान आर ई पावर -2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो 32 किलोमीटर है ये 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, यानी h इज वेरी लेस देन आर ई। इसलिए यहाँ पर आप आराम से लगा लो बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि h आर ई से बहुत कम है तो ये वैल्यू 1 से बहुत कम है, इसलिए बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लगेगा तो -2 का यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा W डैश इज इक्वल टू W 1 माइनस 2h अपान आर ई। W डैश इज इक्वल टू W का कर दो मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा -2h W अपान आर ई। तो W डैश W से कम होगा, इसलिए यहां से आप फाइंड कर लो बेटा W माइनस W डैश, तो यहां से आ जाएगा 2h W अपान आर ई। तो देखो वेट इतने का डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट हो गया तो इसको हम डेल्टा W लिख दें, इतने का चेंजिंग आ गया वेट में। और इस W से हम क्या करें, डिवाइड कर दें, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 2h अपान आर ई आ जाएगा। इसके बाद परसेंटेज डिक्रीमेंट चाहिए, तो डेल्टा W अपान W 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 2h अपान आर ई इंटू 100 टू 32 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर जाना है, 6400 इंटू 100, ये कट गया, ये आ गया 64 अपान 64 इज इक्वल टू 1% का रॉकेट का वेट डिक्रीज होगा। कितने परसेंट प्यारे बच्चों, 1%। आओ देखते हैं क्या आंसर है। 1% का डिक्रीमेंट होगा।
तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। हाइट का अगर ये फॉर्मूला याद है तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए ग्रेविटी के वेरिएशन का फॉर्मूला डेप्थ पर, हाइट पर, ये सब एकदम क्लियरली आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, देख लो आर का फंक्शन दिया है और इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, कितने पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा, मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन इक्विलिब्रियम के लिए, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी बताना है उस मॉलिक्यूल की। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर पोटेंशियल एनर्जी का आर का फंक्शन दिया है तो ऐसे में अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर डिस्टेंस चाहिए दोनों मॉलिक्यूल के बीच, एटम के बीच, तो ऐसे में हम लोगों को उस पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना पड़ेगा। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करो गिवन फंक्शन को, इसको जीरो कर दो तो अपने आप पोजीशन निकल आता है, क्योंकि जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है प्यारे बच्चों वहाँ पे फोर्स जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, वो फोर्स ही तो इंडिकेट करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फोर्स जीरो कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके। तो आओ पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख लें। और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है -a/r⁴ प्लस b/r⁴12। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन दिया है वो दिया है -a/r⁴ प्लस b/r⁴12। इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -a/r⁻⁻6 न्यूमरेटर में ले जाओ प्लस b/r⁻12। अब क्या करो, इसका फाइंड करो du/dr, डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -6 12 आया, तो प्लस 6a/r⁻6 -1 यानी -7 आ गया, -12 इधर बाहर आया तो -12b और r पावर आ गया -13। ओके, अब इसको आप कर दो जीरो, है ना, इक्विलिब्रियम के लिए du/dr जीरो कर दो, तो ये आ जाएगा 6a/r⁻7 -12b r⁻13। अब इसको इधर लेते आओ तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा 12b r⁻13 इज इक्वल टू 6a/r⁻7। तो यहाँ से आ गया 12b इज इक्वल टू 6a/r⁻7, ऐसे डिवाइड होकर के जो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो गया तो ये 12b/6a आ गया इज इक्वल टू r पावर क्या बचा 6 बचा, और इससे इसको आप कैंसिल कर दो तो ये 2 आ गया, तो इस तरह से r⁻6 इज इक्वल टू 2b/a आ गया। यहाँ से r फाइंड कर लो तो ये 6 जब इधर आ जाएगा, है ना, तो 2b/a होल पावर ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। देख लो जब दोनों एटम के बीच इतने का जब सेपरेशन होगा तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप देख लो आंसर अगर देखा जाए तो आंसर में जो r का वैल्यू आया वो वैल्यू आप देखो 2b/a/1/6 यहाँ भी दिख रहा है इस ऑप्शन में, और यहाँ पर भी दिख रहा है इस ऑप्शन में, लेकिन साथ में हम लोग को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसी में r⁻6 का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -a/r⁻6 प्लस b/r⁻12, और r का वैल्यू r⁻6 का वैल्यू आया कितना है 2b/a, ये r⁻6 का वैल्यू आया है वही यहाँ पुट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर
माइनस ए, आर पावर 6 का वैल्यू 2b अपान ए जाकर के यहाँ पर न्यूमरेटर में स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b अपान आर पावर 12 मतलब आर पावर 6 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक b से एक b यहाँ से कट जाएगा, और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर अपान 2b और प्लस ए स्क्वायर अपान 4b। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया। ये वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस साइन लगेगा और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपान 4b, है ना। तो वो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन भी पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ रहा है। तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी जब आर पावर 6 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग को देखा जाए तो कौन सा आंसर मिला यहाँ पर, देख लो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे देखो 4b है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। A stone tied to a string of length L is rotated in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string becomes horizontal. देखो चेंज वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है, और ये x का वैल्यू देखो पूछ रहा है, 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा तो 5 होगा। तो याद करो वेक्टर टॉपिक में ये क्वेश्चन कराया गया था, तो ये सॉल्व करने पे आता था चेंज वेलोसिटी में, यहाँ 2 आता था, ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस GL आता था। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व किए होंगे वो उनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ा होगा टेस्ट में, वो सीधे यहाँ पे उनको याद रहा होगा कि यहाँ 2 आता था तो सीधे 2 पे टिक लगा के आगे बढ़ गए होंगे, उनकी स्पीड बढ़ गई होगी। और जिसको नहीं याद आ रहा होगा बाकायदा सॉल्व किया होगा। अब थोड़ा सा सोल्यूशन तो लेंदी हो ही जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है, ओके, और ये सेंटर से उस स्ट्रिंग को सस्पेंड करके, ये मास m है, इसको u स्पीड यहाँ पर दे दिया गया a पॉइंट पर, और जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ये इसका स्पीड देखो v इधर हो जाएगा। तो चेंज वेलोसिटी निकालते समय डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ये लेंथ l है, ये लेंथ है, तो v का वैल्यू आप निकाल लो। इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl। तो इस तरह से यहाँ का जो स्पीड आ गया है ना, यहाँ का स्पीड आ गया वो आ गया रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl। लेकिन यहाँ क्या निकालना है प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ के वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे v j कैप डायरेक्शन के साथ, यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों u i कैप, है ना। तो यहाँ से जब मैग्नीट्यूड इसका फाइंड कर लेंगे चेंज वेलोसिटी का, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, बोलो। तो इस तरह से डेल्टा v इज इक्वल टू रूट ओवर v स्क्वायर का वैल्यू अगर ये वाला रख दिया जाए तो u स्क्वायर माइनस आ गया 2gl, अब प्लस आ गया ये u स्क्वायर। तो इस तरह से चेंज वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2u स्क्वायर माइनस 2gl में 2 कॉमन ले लो तो u स्क्वायर माइनस gl आ गया। अब यहीं पे क्वेश्चन में देखो x दिया है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सॉल्व हो गया कि नहीं, तो ये वैल्यू आ गया, देखो आंसर बी ऑप्शन। देखो x का वैल्यू यही पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है ना। देखो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m and length L is placed on a horizontal surface such that its 1/6th part of the hanging below the edge of the surface to lift the hanging part of the cable up to the surface of the work done to should be। मतलब एक टेबल पर एक यूनिफॉर्म चेन रखा है, तो उस चेन का कुछ पार्ट नीचे सस्पेंडेड है, तो 1/6 पार्ट नीचे सस्पेंडेड है, तो उसको ऊपर खींच करके टेबल पर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, मन में सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, मन में है। तो इसमें
एक टेबल है ना, एक टेबल है, इस पे एक चेन रखा है, यूनिफॉर्म चेन, जिसका कुछ पार्ट इसके किनारे से, इसके एज से सस्पेंडेड है, कुछ पार्ट। अब कितना पार्ट सस्पेंडेड है, तो क्वेश्चन में लिखा है 1/6 पार्ट। इसका जो टोटल मास है वो m है, और टोटल का L/6 क्या है, सस्पेंडेड है। तो इसको ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्डन फाइंड करने का इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक से डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ चेन का मास m, g टोटल लेंथ l, इंटू सस्पेंडेड पार्ट ऑफ चेन का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mgl, सस्पेंडेड पार्ट है 1/6, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 1/72 आ जाएगा। तो इस तरह से जो वर्क डन आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/72 mgl। इतना वर्क करना पड़ेगा चेन को ऊपर खींचने में। तो 1/72 mgl ये आंसर दिख रहा है, बी ऑप्शन, है ना। तो कितना भी पार्ट सस्पेंडेड हो, कितना भी पार्ट चेन का सस्पेंडेड हो, तो उसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, कोलिजन टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 16 kg का मास है, बम है 16 kg का, 16 kg का ये बम है जो किसमें पड़ा हुआ है, रेस्ट में, और दो पार्ट में एक्सप्लोड होता है। देखो 2 पीस में एक्सप्लोड होता है, एक 4 kg का, एक 12 kg का, और 12 kg का स्पीड 4 है, तो दूसरे पार्ट का काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो दूसरे पार्ट का अगर आप स्पीड निकाल ले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगा। तो एक पार्ट देखो इसका इधर जा रहा है, मान लो एक पार्ट 12 kg का जिसका स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा पार्ट 4 kg इसके जस्ट अपोजिट जाएगा। क्यों अपोजिट जाएगा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दूसरा पार्ट मजबूरी है कि अपोजिट जाए 4 kg का, क्योंकि ये बम किस में है, रेस्ट में। शुरू में मोमेंटम 0 है, तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो बाद में मोमेंटम 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, तो इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शुरू का मोमेंटम 0 है। क्योंकि एक्सप्लोजन कोलिजन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहां से देख लो, इसका मोमेंटम 12 इंटू 4 इज इक्वल टू इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, 4 से 4 कट गया, तो दूसरे पार्ट का जो स्पीड है यह है 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 4 kg की, काइनेटिक एनर्जी स्पीड आ गया, तो 4 kg की अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो आप लगा दो हाफ mv स्क्वायर। देखो हाफ mv स्क्वायर, तो आ गया हाफ, m के स्थान पे लिख दो 4 kg, v का स्थान पे लिख दो 12 का स्क्वायर, तो आ गया 2 इंटू 144, दैट इज 288 जूल का उसका काइनेटिक एनर्जी होगा दूसरे पार्ट का, है ना। तो 288 जूल का आंसर आ गया, 288 जूल। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, देख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये बॉडी इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ग्राउंड पे पहुंचा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका k है,
तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी कंटीन्यूटी पूछ रहा है, मास m होगा और यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, u cos 60, यहाँ पे इसका स्पीड हो जाएगा। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर काउंटिंग एनर्जी चाहिए तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काउंटिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास m रहेगा, लेकिन यहाँ का स्पीड है u cos 60 का होल स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये होगा इनिशियल काउंटिंग एनर्जी, इसको k कह देंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काउंटिंग एनर्जी हो जाएगा k/4, ये आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एन एलिवेटर इन ए बिल्डिंग कैन कैरी ए वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, मैकेनिक्स वर्क एनर्जी मैक्सिमम 10% विद द एवरेज मास ईच पर्सन 68 kg, और जो लिफ्ट है वो 920 kg का है। लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और इसमें एयर का जो रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ अपोजिंग रेजिस्टेंस 600 न्यूटन का है। तो पूछ रहा है पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर पावर डिलीवर्ड पूछ रहा है। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। है ना, एक लिफ्ट है, यह है लिफ्ट, लिफ्ट का केबल जिससे कनेक्ट रहता है इसी की हेल्प से ऊपर जाता है ना, लिफ्ट का केबल है जिसके हेल्प से ऊपर जाता है, ये ऊपर जा भी रहा है। इसका स्पीड दिया है कितना, 3 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड दिया है और इसके अंदर टोटल 10 पर्सन्स हैं, ऐसे से 10 पर्सन इसके अंदर हैं। अब 10 पर्सन तो बनाना यहाँ मुश्किल है, लेकिन टोटल इसमें 10 पर्सन हैं और ईच पर्सन का जो मास है वो कितना है, 68 kg। और ये जो लिफ्ट है इसका अपना मास, लिफ्ट का अपना मास भी दिया है, अपना मास 920 kg है, ईच पर्सन का मास 68 kg है ना। तो 920 kg ये लिफ्ट का मास है, ईच पर्सन 68 kg का है, 920 kg। और जब ये ऊपर जा रहा है तो अच्छा इसका वेट कितना लगेगा, नीचे लगेगा mg, जिसमें कि 10 पर्सन्स हैं तो टोटल पर्सन का जो मास होगा 680 kg हो जाएगा, 68 में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब ये ऊपर जा रहा है प्यारा बच्चों तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एयर का रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। भाई जब वो ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस नीचे काम करेगा, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो एयर का जो प्रतिरोध फोर्स होता है ना, रेजिस्टेंस फोर्स पीछे लगता है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स एयर का लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, जो दिया है 6000 न्यूटन। तो कितना पावर डेवलप हो रहा है प्यारे बच्चों, पावर पूछ रहा है ना। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है 6000 न्यूटन एयर का रेजिस्टेंस, तो पावर इज इक्वल टू आप अप्लाई कर दो फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स के स्थान पर इंजन को ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए, जितना नीचे की तरफ टोटल वेट लग रहा है। तो नीचे की तरफ टोटल वेट लग रहा है पूरे सिस्टम का मास इंटू जी यानी वेट, अब प्लस एयर का रेजिस्टेंस जो नीचे ही लग रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे और स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मास कितना है, तो 68 एक पर्सन का मास है, टोटल 10 पर्सन है, प्लस लिफ्ट का मास 920 है। अब इसमें आप g यानी 10 से कर लो मल्टीप्लाई g से, और प्लस ये लगा दो 6000 न्यूटन का एयर रेजिस्टेंस, वो वेट में जुड़ जाएगा और स्पीड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 680
प्लस 920 इंटू 10 और प्लस 6000 इंटू 3। इसका सम कर लो तो देखो ये आ गया 0, 8 और 2 10, 9 और 6 15 और 1 16 इंटू 10 16,000 और प्लस 6,000 इंटू 3। तो ये आ गया 22,000 इंटू 3 इजकल टू 66,000 वाट का पावर डेवलप करना पड़ेगा इंजन के द्वारा उस लिफ्ट पर। एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा है बट एकदम इजी है। देखो 66,000 वाट का पावर डेवलप होगा, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, देख लो 23 नंबर क्वेश्चन। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस आर इन सच वे दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज गिवन बाय n स्क्वायर r t स्क्वायर। देख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा टाइम का फंक्शन है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के साथ न्यूमेरिकली बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताना चाह रहा है कि ये किस प्रकार का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो पावर होगा प्यारे बच्चों यहाँ 0 नहीं होगा, टेंजेंशियल फोर्स निकाल करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो पावर होगा टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा तो पावर और वार्डन दोनों हमेशा 0 होता है। और कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यहाँ देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी स्क्वायर r t स्क्वायर। और नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सेंटर है, रेडियस r दिया है, बॉडी यहाँ पर है, इसका मास m है, इधर इसकी स्पीड बनेगी, इधर ही इसका टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है n स्क्वायर r t स्क्वायर, ये दिया है, टाइम का फंक्शन है, देखो ना n स्क्वायर r t स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n स्क्वायर r t स्क्वायर। ये देखो टाइम पे डिपेंड है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। तो हम लोग को स्पीड चाहिए, तो स्पीड मिल गया, यहाँ से स्पीड आ गया, रूट ले लो तो आ गया nrt। अब हम लोग यहाँ से निकाल लें dv/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू r। अब पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। देखो टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, और कास थीटा का वैल्यू कास 0 हो जाएगा, कास 0 का वैल्यू 1, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा पावर वार्डन दोनों 0 होता है। तो ये हो जाएगा प्यारा बच्चों m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा dv/dt और इंटू v, मास को मास रहने दो, और जो एक्सेलरेशन है वो आया है कितना, dv/dt इज nr इंटू वेलोसिटी, यहाँ से आया है n इंटू रेडियस r इंटू टाइम t, तो ये आ गया m n स्क्वायर r स्क्वायर t, ये आ गया पावर m n स्क्वायर r स्क्वायर t। तो ये आ गया देखो m n स्क्वायर r स्क्वायर t। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, ये है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी वर्क पर एनर्जी का ही क्वेश्चन है। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए 40 मीटर हाई डैम एट द रेट ऑफ 9 × 10⁴ किलोमीटर पर आवर। 50% of the gravitational potential energy can be converted into electrical energy. Using this hydroelectric energy, number of 100 watt lamp that can be lighted, G का वैल्यू 10 यूज करना है।
मतलब एक बांध बनाया गया है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो कि 40 मीटर ऊंचा है, वहां से 1 घंटे में 9.4 किलोग्राम वाटर नीचे गिर रहा है, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी आके नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो टरबाइन को चला रहा है, टरबाइन जनरेटर को चला रहा है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 100 वाट के कितने बल्ब उससे लाइटेड किए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि मास जो नीचे गिर रहा है वाटर का पर यूनिट टाइम में m/T, ये दिया है 9 इंटू, देखो 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर आवर, 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर आवर। तो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10⁴ किलोग्राम। अब पर आवर को बेटा 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो आ जाएगा 9/36 इंटू 10 पावर, ये 2 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 9 से 36 4 आ गया, 100/4 इज इक्वल टू 25 किलोग्राम वाटर पर सेकेंड नीचे टरबाइन पे गिर रहा है। और 50% उसका यूज हो रहा है। तो अब आप लगा दो पावर, देखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का स्थान पर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्डन का स्थान पर हो जाएगा प्यारे बच्चों वाटर का mgh का कितने परसेंट, 50% ही केवल यूज हो रहा है अपॉन टाइम। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन, अब 50% यानी 50/100 कट करके नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ t आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पावर इज इक्वल टू m/T का वैल्यू कितना आया है 25, अभी आया देखो m/T का वैल्यू, g का वैल्यू 10, h दिया है 40 मीटर अपान कितना आ गया 2। और यही पावर जो है वो 100 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो मान लो n बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो यहाँ लिख दो 100, है ना, और इससे इसको कर दो कैंसिल, तो 2 आ गया, और ये आ गया कितना 500 20 आया, 2 से कटेगा तो 20 आएगा, 5000 आ गया। तो 00 से 00 कट गया, यानी 50 बल्ब इससे जो होंगे वो लाइटेड किए जा सकते हैं, जो पावर डेवलप हो रहा है। इतने बल्ब, कितने बल्ब 50 बल्ब। तो इसका जो आंसर है आप लोग देख लो, ये है 50 बल्ब इससे लाइटेड किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी का। ये क्वेश्चन नंबर 25, ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन delivering a constant power. The distance moved by the body in the time t is proportional to। तो तुरंत लगा दो फॉर्मूला, पावर कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर को पावर रहने दो, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन रख दो इनटू वेलोसिटी। तो आ गया मास इनटू वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को लिख दो प्यारे बच्चों dv अपॉन dt। तो यहाँ से आ गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू v dv अपॉन dt रहने दो, देखो v dv अपॉन dt रहने दो, कांस्टेंट एक जगह कर दो। तो यहाँ से v dv इज इक्वल टू p बाई m dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो v का इंटीग्रेशन v²/2, p बाई m कांस्टेंट पड़ा रहेगा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, क्योंकि ये और ये क्या है कांस्टेंट है। तो इस तरह से देखा जाए तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 1/2 आ गया। v को लिख दो dx अपॉन
dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर 1/2। वैसे क्लास हम क्वेश्चन करा चुके हैं, आंसर आप लोगों को याद रहा होगा। जिन बच्चों का आंसर याद रहा होगा वो डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ गए होंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपान 3/2। ये कांस्टेंट है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पावर क्या आ गया 3/2। बोलो। तो इस तरह से ये आंसर दिख रहा है, बी आंसर t पावर 3/2। वर्क ऑफ एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ये भी पावर का ही क्वेश्चन है, वर्क ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन 26। एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट while the engine supplies a constant power, the position is given as a function of time। x का वैल्यू टाइम के फंक्शन रूप में निकालना है, मास m है, पावर p है ना। x का वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है, p के टर्म में और मास के टर्म में, लेकिन टाइम के फंक्शन के रूप में निकालना है। तो टाइम के फंक्शन के रूप में जब निकालोगे तो देखो 3/2 यहाँ भी है हर जगह, तो ये देखो गलत है, 3/2 आना चाहिए, 3/2 यहाँ, 3/2 यहाँ भी है। अब इसमें से कौन सा वैल्यू आएगा उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो आओ सॉल्व करते हैं। यहाँ भी लगा दो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर कांस्टेंट है, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू वी, और एक्सेलरेशन को लिख दो dv अपान dt। वही क्वेश्चन है भी है, तो यहाँ से आ गया v dv है ना, v dv इज इक्वल टू p/m dt। अब इंटीग्रेट कर दो है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा v²/2 इज इक्वल टू p/m इंटू टी। तो आ गया v² इज इक्वल टू 2p/m इंटू टी। तो v इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है भी है, बस p और m का टर्म आंसर देना है। तो रूट ले लो, तो यहाँ 1/2 आ गया इंटू t पावर 1/2 आ गया। v को लिख दो बेटा dx/dt इज इक्वल टू 2p अपान m, 2p अपान m कांस्टेंट है, पावर 1/2 t पावर 1/2। तो यहाँ से आ गया dx इज इक्वल टू 2p अपान m पावर 1/2 t पावर 1/2, ये 1/2 है, और dt इधर आ गया। अब दोनों तरफ फिर इंटीग्रेट कर लो, तो इधर लगा दो इंटीग्रेशन dx, यहाँ आया था 2p/m पावर 1/2 t पावर 1/2 dt, इधर भी इंटीग्रेट कर लो तो यहाँ जाएगा x। एक बार देख लें यहाँ 2p/m है कि नहीं, 2p/m है, और ये कांस्टेंट है, 2p/m क्या है कांस्टेंट, पावर 1/2 ऐसे पड़ा रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 3/2 अपान 3/2। अब 3/2 में 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, देख लो 2 अपान 3 ब्रैकेट में 2p/m पावर 1/2 t पावर 3/2। अब यहाँ से आपको जिस तरह से आंसर दिया है, इस 2 को कर दो इसके अंदर, जब 2 इसके अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8p। उसी तरह से जब 3 इसके अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि रूट लगा है ना, अपान 9m पावर 1/2 इंटू टी पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो कौन सा आंसर सही है और देखते हैं। 8p अपान 9m पावर हाफ इंटू टी पावर 3/2, ये आंसर सही है प्यारे बच्चों। तो 27 नंबर क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ना। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसमें देखो दिया है
1 मीटर का है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका ये जो मास रोटेट कर रहा है इसका स्पीड बताना है ना, स्पीड। कोनिकल पेंडुलम है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोनिकल पेंडुलम। ये बॉडी है, ये इसका रेडियस है, लेंथ 1 मीटर दिया है, रेडियस 0.4 दिया है, ये एंगल 45 डिग्री दिया है, ये इसमें टेंशन T बनेगा, है ना। तो टेंशन का बेटा कंपोनेंट ले लो, ये 45 है तो भी 45 हो जाएगा, और T का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T cos 45, जो इसके वेट mg को बैलेंस कर लेगा, और ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा T sin 45। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि T cos 45 ये प्यारे बच्चों mg को बैलेंस कर रहा है, और T sin 45 अनबैलेंस फोर्स है, तो T sin 45 ये इसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो हो जाएगा mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्स्ट में सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो T से T कट जाएगा और आ जाएगा tan 45 v²/rg। tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा, v² = rg आ जाएगा, v² = r × g। r का वैल्यू दिया है 0.4, g का वैल्यू दिया है 10 = 4। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड √4 = 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया है। कंसीडर कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना है सबको। इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, v² = u² - 2as। फाइनल स्पीड 0 करना है, u² - 2as, तो यहाँ से आ गया 2as = u²। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर आ जाएगा u²/2a = u²/2। और जब फ्रिक्शन किसी बॉडी को रोकता है तो ये मन में रखना कि a का वैल्यू μg रखना पड़ता है ना, μg। u का वैल्यू दिया है 200, 2 बार लिख दो चूंकि स्क्वायर है, /2। म्यू का वैल्यू चूंकि कार मोशन कर रहा है इसलिए म्यू के का वैल्यू 0.5, g का वैल्यू 10, इससे ये कट गया, 0.5 × 2 1 आ गया, और 200 × 20 = 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर चल के वो रुकेगा, है ना। तो 4000 मीटर, ये बी ऑप्शन है। जब कोई बॉडी को फ्रिक्शन रोकता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन में ए के स्थान पर प्यारे बच्चों म्यू × जी यूज करना चाहिए। 2 क्वेश्चन और है और देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पोजीशन टाइम ग्राफ of one dimensional motion of a body of mass 1.6 kg, the magnitude of each impulse। NCERT का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है ना, उसमें वैल्यू कुछ अलग दिया है, इसमें वैल्यू थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या है ना कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो जो एंगल देखो इधर है वही एंगल इधर है, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ का स्लोप नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी जिस स्पीड से टकरा रहा है उसी स्पीड से वापस हो रहा है ना।
तो बॉडी जिस स्पीड से टकरा रहा है उसी स्पीड से वापस हो रहा है, मतलब ये कहानी है। किसी वाल से बॉडी टकरा करके यू स्पीड से टकरा रहा है, तो यू स्पीड से ही क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, क्योंकि टकराने के ग्राफ का स्लोप और वापस होने के ग्राफ का स्लोप बराबर है। तो ऐसे में जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बराबर चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2m। यही तो जानना चाहिए, क्योंकि दो मोमेंटम जब अपोजिट होते हैं तो जब चेंज मोमेंटम निकालोगे तो दोनों सम हो जाएंगे। और यहाँ दिया है 2 और m का वैल्यू दिया है 1.6 और स्पीड निकालो आप स्लोप से। इसका जो स्लोप निकालोगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2 यानी 1। तो स्पीड आ जाएगा कितना 1, तो यहाँ 1 रख दो तो ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स इस पे प्रोड्यूस होगा। ये 3.2 न्यूटन सेकेंड, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों ये। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद से एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको भी अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। और इसके पहले इस 11वें टेस्ट सीरीज का फिजिक्स में 15 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में अपलोड हो चुका है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बम इज ड्रॉप्ड by a fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb। कह रहा है कि एक एरो फाइटर प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है, वहाँ से उसके अंदर जो पर्सन बैठा है वो ड्राइवर, वो क्या किया कि एक बम को रिलीज कर दिया। तो बम क्या होगा, जब नीचे आएगा तो वो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को गेन करके एरोप्लेन जब ऐसे चलेगा एरोप्लेन, तो बम उसके नीचे आता जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे आएगा। यानी इसके अंदर बैठा हुआ पर्सन, एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ पर्सन जब बम को देखेगा तो जैसा लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे जा रहा है बम, लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर से देखेगा बम को तो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए देखेगा कि नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसा ऑब्जर्वर जो प्लेन में ही बैठा है, देखो प्लेन में, तो कैसा देखेगा, वो बम को सीधे नीचे आते हुए देखेगा, क्योंकि वो बम के साथ साथ एरोप्लेन ऐसे आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और इसलिए एरोप्लेन में बैठा हुआ पर्सन देखेगा कि डायरेक्ट बस नीचे जा रहा है, लेकिन बाहर बैठा हुआ पर्सन क्या देखेगा, पैराबोला। तो इस तरह से एरोप्लेन में जो पर्सन बैठा है वो क्या देखेगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन। लेकिन वही कहता कि नहीं, बाहर जो ऑब्जर्वर है वो कैसा देखेगा, तो वो कैसा देखेगा प्यारे बच्चों, पैराबोला। तो इस हिसाब से इसमें ए ऑप्शन सही है। तो देखा जाए तो इस टॉपिक में ऑलरेडी इस टेस्ट का जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे, टोटली मैकेनिक्स के, जिसमें कि आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे। तो इतने क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसकी आप एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वो भी ये वीडियो अगर देख रहे हों तो ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो उनको आप तैयार करें, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगला जो 12वां टेस्ट है इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है ना, उसको हम अपलोड कर चुके हैं, पूरा डेट बता चुके हैं, उस हिसाब से आप सिलेबस तैयार कीजिए और अगला टेस्ट बढ़िया से दीजिए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।